हेलो फ्रेंड्स। महाभारत हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एपिक है। बट क्या कभी ये सोचा है कि महाभारत की लड़ाई जो हमने पढ़ी वो तो दो भाइयों का झगड़ा था, दो ग्रुप्स का झगड़ा था। तो दो भाइयों का जमीन का झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि वो महाभारत बन गई। इट वॉज ऑलमोस्ट एन एंशिएंट वर्ल्ड वॉर। सिर्फ दो भाइयों का झगड़ा। तो महाभारत महाभारत बनी क्यों? क्या कहानी है इसके पीछे? महाभारत की लड़ाई का आगे जाकर इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पर, इसकी ज्योग्राफी पर, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि इंडिया एक सिविलाइजेशनल स्टेट था, इसकी सिविलाइजेशन पर, इसके लिटरेचर पर, इसकी स्पिरिचुअलिटी पर, इसकी फिलॉसफी पर इसका इम्पैक्ट जो पड़ा वो इतना बड़ा था कि उसने ना सिर्फ हिंदुस्तान की तब की हिस्ट्री बदली, बल्कि आज तक हिंदुस्तान में उसका इम्पैक्ट जो तब पड़ा था वो महसूस कर रहे हैं हम। ये सब मैं आज से महाभारत के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज उस सीरीज का पहला पार्ट है, तो देखते हैं। तो इस पहले पार्ट में महाभारत के हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ये इस महाभारत की डायनेस्टी के मेजर रूलर्स कौन कौन थे। पॉइंट नंबर 2, इस डायनेस्टी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इंडिया में कहां तक था। पॉइंट नंबर 3, क्यों ये डायनेस्टी इतनी इन्फ्लुएंशियल हो गई। एंड फाइनली कुछ एनेक्डोट्स हम फाइनली में डिस्कस करेंगे। मेजर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी। महाभारत की डायनेस्टी शुरू होती है पुरु किंग से, जिन्होंने की पुरु डायनेस्टी की स्थापना करी। ये एक चंद्रवंशी डायनेस्टी है। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया की भी अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो यूपी, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इस एरिया में दो मेजर डायनेस्टी थी, एक चंद्रवंशी एक सूर्यवंशी, लूनर डायनेस्टी एंड सन डायनेस्टी। जो रामायण है वो सन डायनेस्टी या सूर्यवंशियों की कहानी है, जो महाभारत है वो चंद्रवंशियों की कहानी है। तो ये डायनेस्टी शुरू होती है किंग पुरु से। किंग पुरु ययाति के पुत्र थे, और इनके बाकी ययाति के बाकी जो वंशज थे, उन्होंने अपना जो किंगडम था वो 5 हिस्सों में बांट दिया। किंग पुरु को उस टाइम का प्राइम रियल एस्टेट, जो कि मेजर फर्टाइल एरिया था, जिसको कि सरस्वती और धृष्टावती नदी के बीच में, अभी हम आगे इनकी लोकेशन देखेंगे, वो किंग पुरु को मिला बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। यादूस जी, जो यादव डायनेस्टी है, जहां से कि श्री कृष्ण बाद में आए, उनको लोअर यूपी का या उससे नीचे का ही रीजन मिला, यमुना नदी के किनारे। या अनु, उनको पंजाब के ऊपर का रीजन मिला। ध्रुया, जिनको कि इंडस के ईस्ट का रीजन, गंधार जो कि अब अफगानिस्तान में, वो रीजन मिला। और तुर्वाशा, जिनको कि ईस्ट की तरफ, बंगाल की तरफ रूल करने का रीजन मिला।
किंग पुरु के बाद जो मेजर राजा आते हैं वो है भारत राजा, भारता, एम्परर भारता, जिनके के नाम पे पड़ा भारत, इस देश का नाम। ये एसेंशली पुरु डायनेस्टी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पुरु डायनेस्टी के एक ऑफशूट हैं, जिन्होंने कि अपने किंगडम को ज्योग्राफिकली और स्पिरिचुअली इस्टेब्लिश किया। इन राजा के अंडर ही नींव पड़ती है वैदिक पीरियड की। इनफैक्ट his rule was considered as a great period for this region. इनके एक वंशज हैं राजा हस्ती, जिन्होंने की हस्तिनापुर की स्थापना करी, जो कि बाद में इस डायनेस्टी की राजधानी भी बनेगा। उसके बाद एक जो कैरेक्टर आते हैं इस लाइनअप में वो है सुदास। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके अंडर लड़ी गई थी एक बहुत बड़ी लड़ाई, महाभारत के मैं कहूंगा ऑलमोस्ट पैरेलल, बराबर की लड़ाई, जिसको कि ऋग्वेदा में लिखा गया दशरचना, और इन अदर वर्ड्स बैटल ऑफ 10 किंग्स। इस लड़ाई से जो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि किंग भारता से शुरू होता है, दैट गेट्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस इंटायर रीजन। ऋग्वेदा में इस लड़ाई का बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन है, जिसको कि हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जस्ट टू समराइज दैट, तो सुदास ने 10 राजाओं को हराया। हुआ क्या था कि द भारता डायनेस्टी was growing in influence, in wealth, in region maybe, जिससे कि आसपास के राजा डिस्टर्ब हो गए। उनके एक गुरु थे, गुरु विश्वामित्र, जो कि किसी कारणवश सुदास ने गुरु विश्वामित्र को चेंज करके गुरु वशिष्ठ को अपना प्राइम गुरु बनाया, जिससे कि गुरु विश्वामित्र अपसेट हुए। उन्होंने बाकी राजाओं को इकट्ठा किया और सुदास पे अटैक किया गया। यह लड़ाई वेस्ट ऑफ पंजाब में रावी रिवर के आसपास कहीं लड़ी गई। शुरू में सुदास को काफी रिवर्सल्स का सामना करना पड़ा, जिससे कि उन्होंने रिट्रीट करना बेहतर समझा। और जब वो नदी पार करके वापस आ रहे थे, वो तो पार कर गए, लेकिन ऋग्वेद में जो लिखा है उसके बाद जो उनके ओपोनेंट थे, जब उन्होंने नदी पार करने की कोशिश करी, उस टाइम नदी में बाढ़ आ गई, जिससे कि उनके ऑपोजिशंस को बहुत नुकसान उठाना पड़ा एंड दे फाइनली लॉस्ट द वॉर। और इसलिए हम देखेंगे कि इंद्रदेव, among other reasons because it's important for the crops and agriculture, but also because the Bharata dynasty prevailed over 10 kings and defeated them because of the help of Indra. So इसीलिए इंद्रदेव की बहुत ज्यादा वेनरेशन होती है ऋग्वेद में। So coming back after that, फाइनली आते हैं कुरु राजा, जो कि एसेंशली अगेन भारता क्लैन का ही ऑफशूट है, जिन्होंने कि मिलकर एक दूसरे भारता क्लैन के साथ स्टार्ट किया कुरु क्लैन या कुरु डायनेस्टी, जिसके कि फाइनली ऑफशूट होते हैं हमारे महाभारता के कैरेक्टर्स। अगेन द कुरु किंग इज अ हाईली वेनरेटेड किंग। इन्होंने जो सरस्वती दृष्टावती रीजन है, जो कि उस टाइम भी प्राइम रीजन था इस एरिया का, उन्होंने वहां पर धर्म की स्थापना करी, ये कहा जाता है।
he established lot of yagshalas, rishis in that region, और उन्होंने वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को और पुख्ता किया, और इसीलिए उस रीजन का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। अब हम देखेंगे इस डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस एरिया क्या है। तो मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। मैंने एक पुराना वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें मैंने सरस्वती रिवर का फ्लो दिखाने की कोशिश करी है। तो सरस्वती रिवर हरियाणा में और धृष्टावती रिवर के बीच का रीजन was the prime real estate of this period. Two big rivers, Saraswati was the biggest, and Drishtavati, which was a pretty big river and was one of the tributaries of Saraswati, used to flow from this region. तो सरस्वती नदी उस समय कुरुक्षेत्र, जो अभी का कुरुक्षेत्र है, उसके कहीं नॉर्थ से बहती थी और सिरसा होते हुए राजस्थान में एंटर करती थी। धृष्टावती कुरुक्षेत्र, अभी का जो कुरुक्षेत्र, कहीं साउथ से बहती थी और हांसी हिसार के पास से होते हुए अगेन राजस्थान में एंटर करती थी और आगे जाकर ये दोनों मर्ज करती थी। तो ये रीजन सिरसा कुरुक्षेत्र को अगर हम ज्वाइन करें और हांसी हिसार को अगर हम कुरुक्षेत्र से ज्वाइन करें, दिस रीजन वाज कॉल्ड द प्राइम रियल एस्टेट ऑफ दैट पीरियड। इसको हम ब्रह्मवर्त भी कहते हैं उस समय के हिसाब से। Part of this region is also called Kurukshetra. Even now we have Kurukshetra town, this region. Of course, as the time passed, the area of influence extended from this region होते हुए यमुना नदी और उसको पार करते हुए गंगा नदी तक गया। तो कहीं सिरसा के पास से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं और गंगा नदी तक टच करें, तो दिस इज द विड्थ और द एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस डायनेस्टी। ये रहा हस्तिनापुर का शहर। आगे चलते हैं। तो क्यों ये डायनेस्टी इतनी प्रोमिनेंट हुई, क्यों ये डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हुआ? हम उसी मैप में वापस आएंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि बेसिकली दो बड़ी नदियां उस समय की, सरस्वती नदी इस रीजन की सबसे बड़ी नदी थी और जो यहां से बहती थी, और धृष्टावती भी काफी बड़ी नदी थी जो कि इसकी एक ट्रिब्यूटरी थी। जब दो बड़ी नदियां इतने पास से बहती हैं तो उस समय की इकॉनमी, जो कि लार्जली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, जाहिर सी बात है कि उससे वो रीजन कितना फर्टाइल रहा होगा। और बड़ी नदियों के होने की वजह से एक काइंड ऑफ नेचुरल डिफेंस भी मिल जाता है उस टाइम के हिसाब से एटलीस्ट। तो इसी वजह से ये डायनेस्टी, सो दिस को हम कहते हैं कि दिस डायनेस्टी कंट्रोल द प्राइम रियल एस्टेट ऑफ दैट रीजन। एंड देन उसके अलावा इस रीजन के इस डायनेस्टी के पास यमुना नदी भी थी, गंगा नदी का एक्सेस भी था। तो बेसिकली मोर लेस द ब्रॉडली all the major rivers of that region was under the control of this dynasty.
एक और बात हमें ध्यान रखनी चाहिए और जिसका डिस्कशन हम थोड़ी आगे जाकर करेंगे। सरस्वती नदी सिंस अब तो सूख चुकी है, बट एक समय जब उस टाइम सरस्वती नदी अपनी पीक पे बहा करती थी, तो सतलुज नदी जो कि अब सिंधु नदी या इंडस नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, वो भी सरस्वती नदी के अंदर मिला करती थी। तो इंडस नदी की वो इंपॉर्टेंस नहीं थी उस समय जो कि सरस्वती नदी की हुआ करती थी। ब्रीफली हम, और इसका डिस्कशन हम बाद जाकर डिटेल में करेंगे, ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में हुआ क्या था, क्यों नदियों ने इतना अपना ड्रामेटिकली रास्ता बदला एंड ऑल। ऑब्वियसली दीज आर लार्जली कंजेक्चर्स, श्योरिटी के साथ तो कहना मुश्किल होता है, बट मोर लेस लेट्स सी। दिल्ली से आज भी जो अरावली रेंज है वो दिल्ली तक आते आते अंडरग्राउंड हो जाते हैं। दिल्ली से हरिद्वार अरावली रेंज अंडरग्राउंड चलते हैं, जिसको कि हम कहते हैं दिल्ली हरिद्वार रेंज। अब ये रेंज कुछ हजारों साल पहले बिकॉज ऑफ सम सेस्मिक और जियोलॉजिकल एक्टिविटी राइज करी, जिससे कि यमुना नदी शिफ्ट हुई ईस्ट की तरफ, सरस्वती नदी भी शिफ्ट हुई वेस्ट की तरफ, और कहा जाता है कि हिमालयन रेंज में भी एक टीयर आया जिसकी वजह से ट्रिब्यूटरीज ने अपना रास्ता बदला। और इन सब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फिनोमिनस की वजह से पूरे एरिया की टोपोग्राफी चेंज हुई। इसके बारे में अगेन हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। बहरहाल कहने का मतलब यह कि धीरे धीरे यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थी, सिंस सरस्वती नदी की इंपॉर्टेंस कम होने लगी, यहाँ के सेटलमेंट्स ईस्ट में और वेस्ट में और साउथ में मूव ऑन करने लगी। इनफैक्ट जब महाभारत के राज्य का बंटवारा भी हुआ था, तो पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि आपका दिल्ली शहर है, यहां बसाई थी। जब उन्होंने 14 साल का वनवास काटा, जब उन्होंने 12 साल का और 1 साल का अज्ञातवास काटा, और जब वापस आए तो उन्होंने 5 गांव डिमांड करे थे, राइट। और ये कौन कौन से 5 गांव थे? ये 5 गांव थे पानीपत, आपका सोनीपत, बागपत, जो कि अगेन अभी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, सोनीपत से थोड़ा नीचे, अभी ईस्ट में है करंट लोकेशन, इंद्रप्रस्थ एंड तिलपत, जो कि अभी का फरीदाबाद है। अगर हम इसमें आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो कि अभी का फरीदाबाद है, और ये रहा बागपत, यमुना नदी के किनारे, क्लियरली इंडिकेटिंग कि दिस एरिया टू द ईस्ट of Saraswati river gained in importance during the period of Mahabharata. तो इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले हम एक एनेक्डोट आपको बताता हूं। जो ये रीजन था ब्रह्मव्रत का, सरस्वती से दृष्टावती के बीच में, अब हिंदुस्तान के अंदर ब्रह्मा के एक ज्यादा मंदिर है नहीं, ब्रह्मा को इतना पूजा नहीं जाता। उसका प्राइमरी रीजन, जो कि माइथोलॉजी में और रीजंस की वजह से पॉपुलर है, बट उसका प्राइमरी हिस्टोरिक रीजन यही है बिकॉज जो ब्रह्मवत का रीजन था, जहां पे
जहाँ के दोनों तरफ ये बड़ी नदियां फ्लो करती थी, ये दोनों नदियां सूख गई। ये रीजन वीरान, डेजर्टेड हो गया, और इसीलिए ब्रह्मा की हिंदुस्तान में पूजा नहीं की जाती। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल नेक्स्ट टाइम, in part 2 we'll discuss some other things in more detail.